आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझेंगे। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज ऑफ रेडियस r। एक कार है जो v स्पीड से एक कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर मूव कर रही है और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द कार व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। हमें उस समय उस कंडीशन में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है वो निकालना है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि अगर ये r रेडियस के कॉन्वेक्स ब्रिज पर चल रही है तो इसके ऊपर सेंटर से अवे डायरेक्शन, या हम यहां बात कर रहे हैं तो ये इसका प्लेन हो गया। नाउ इससे अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा क्योंकि अवे फ्रॉम द सरफेस है ना, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉल्ड एसीपी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब ध्यान से देखें, हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर सारे फोर्स हमने डिफाइन कर दिए। ये रेडियल डायरेक्शन है एंड दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, सारे फोर्सेस मुझे पता है। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन हियर? mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू m इनटू acp, और acp की वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r। वी कैन राइट इट आउट। नाउ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो m अगर कॉमन ले लेते हैं दैट मीन्स g माइनस v स्क्वायर बाय r। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जब ये कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से जाएगा तो इट बिकम्स लाइटर, इट फील्स लाइटर। रीजन कि नॉर्मल रिएक्शन उसका कम होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम है इसका मतलब क्या हो गया यहां पर? ये हमें थोड़ा सा लाइटर, अपेरेंट वेट इसका कम नजर आएगा, लाइटर फील होगा। याद रखेंगे, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार। पहले हमने लिया था कॉन्वेक्स ब्रिज, अब की बार ले रहे हैं कॉन्केव ब्रिज। A car is moving over a concave bridge of radius r. Find the normal reaction acting on the car when it is at the lowest point of the bridge. जब वो लोवेस्ट पॉइंट पर आया तब उसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा वो हमें निकालना है। अब दोबारा वही सिस्टम पता है, mg सारे फोर्सेस लगा देते हैं हम। mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, और क्योंकि कॉन्केव है तो अपर डायरेक्शन में मुझे पता है यहां पर क्या होगा, इसका कहीं सेंटर होगा। तो टुवर्ड सेंटर इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसीपी। अगेन रेडियल डायरेक्शन में मैं यहां इक्वेशन लिख सकता हूं, तो मैं इक्वेशन देखेंगे अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू एसीपी। एसीपी की वैल्यू हम जानते हैं mv स्क्वायर बाय r, तो n इज इक्वल्स टू आ गया, mg भी उधर ले जाता हूं तो mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, और ये हमारे पास आ रहा है m कॉमन लेते हैं अगर तो g प्लस v स्क्वायर बाय r। आप बहुत ध्यान से देखें अगर तो हमें समझ में आ रहा है कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज किया था, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा, तो हमें हेवियर फील होगा। याद रखें, लिख लें, दोनों कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं। आइए बच्चों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? अ ट्यूब ऑफ लेंथ l इज कंप्लीटली फिल्ड विद एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास m एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। दोनों एंड से हमने क्लोज कर दिया एक ट्यूब में हमने लिक्विड फिल करके, और द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक एंड से हमने इसको रोटेट कराना स्टार्ट किया। सपोज इस तरीके से हमारे पास ट्यूब है और इस एंड के अबाउट हमने एक ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसको रोटेट कराना स्टार्ट किया है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। तो हमें इस एंड पर कितना लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। हम इसको क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सपोज ये एंड अगर ओपन होता और हम इसको घुमाते तो सारा लिक्विड बाहर निकल जाता। अगर ये क्लोज्ड है, क्योंकि इसने कहा था कि दोनों एंड से क्लोज्ड है, तो लिक्विड बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा होगा पर वो निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब लिक्विड इस एंड पे फोर्स लगा रहा होगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स, वो फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान से देखें, अगर ये इसमें फिक्स्ड लिक्विड है और ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने लगाया होगा? वो यहां से इसको ट्यूब ने एक्सर्ट किया होगा। जो फोर्स ट्यूब ने इसके ऊपर एक्सर्ट किया होगा उतना ही फोर्स इसने भी ट्यूब के ऊपर एक्सर्ट किया होगा, बिकॉज
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्यूब ऑन दिस लिक्विड। हम वो फाइंड कर लेते हैं। वो हमें क्या दे देगा, इसके ऊपर लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया ट्यूब के ऊपर, वो हमें आ जाएगा। अब कैसे निकाला जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो ध्यान से देखें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लिक्विड है और एल लेंथ में फिल्ड है, तो अगर एल लेंथ में फिल्ड और एम मास है, तो हर एक पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि एसीपी जो होता है वो होता है एक्स या आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो हर पॉइंट के लिए सेम है, बट आर की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, इंक्रीज। क्योंकि आर की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल आल्सो इंक्रीज। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो अमाउंट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। अगर अलग अलग होगा इसका मतलब यहां वेरिएबिलिटी है। अगर वेरिएबिलिटी है तो हम उसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट कंसिडर करेंगे और पहले उस एलिमेंट के लिए इक्वेशन बनाएंगे एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखें कैसे। हमने क्या कंसिडर किया, सपोज एट अ डिस्टेंस x हमने एक एलिमेंटल लिक्विड कंसिडर किया dx लेंथ का, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंटल मास कंसिडर करते हैं और इसका मास हम कंसिडर करते हैं dm। ये dm मास अब इतना छोटा है कि इट वॉज जस्ट लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो इट वॉज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, x ओमेगा स्क्वायर। अब वो भी मुझे मालूम है, तो नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर नेट फोर्स लगा कौन रहा होगा, आप बहुत ध्यान से देखें अगर, तो ये जो लिक्विड का पार्ट है इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में दोनों ही तरफ लिक्विड्स और भी फिल्ड हैं, तो वो दोनों इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा और इस डायरेक्शन से भी कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा। पर आप बहुत ध्यान से अगर सोचें कौन सी डायरेक्शन से फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, रीजन और किधर ज्यादा होगा, दोनों की बात करें। ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। अगर बाहर की तरफ फोर्स F1 मान लेता और F2 मान लेता अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब F2 ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने का रीजन, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आना चाहिए था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो हमने देखा कि नेट फोर्स जो आएगा दैट इज F2 माइनस F1, वो टुवर्ड सेंटर आना चाहिए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए dm, जो भी मास है मल्टीप्लाइड बाय ACP, dm इंटू ACP। ACP मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट मास, उस पॉइंट मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सारी वैल्यूज हमारे को पता है। इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा होगा वो एक स्मॉल फोर्स इसको रिक्वायर्ड है, किस चीज के लिए, जो ये डिफरेंस आया है हम इसको df कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो एक स्मॉल फोर्स होगा। तो वो स्मॉल फोर्स की वैल्यू को मैंने df कंसिडर किया एंड दैट इज इक्वल टू dm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm? dm इज आल्सो इंपॉर्टेंट। dm कैसे यहां कंसिडर करेंगे, एक यूनिफॉर्म ट्यूब या यूनिफॉर्म लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो यूनिफॉर्म मास है। यूनिफॉर्म जब भी कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड के थ्रू dm मास की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे देखें, l लेंथ में हमें मालूम है m मास फील्ड है, l लेंथ में m मास फील्ड है, तो यूनिट लेंथ में m बाय l फील्ड होगा। और dx लेंथ के लिए चाहिए तो dx लेंथ में m बाय l इंटू dx फील्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू dm। ये हम हमेशा यूज करेंगे जब भी हमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी गिवन होगा, यानी कि df इज इक्वल टू dm। dm की वैल्यू लिखें अगर तो m बाय l इंटू dx, और ACP की वैल्यू लिखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू पॉइंट मास के लिए कंसीडर करना है dm, तो उसकी r रेडियस हो गया x इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज dm मास एंड दिस इज df। अब इसको सॉल्व करें, अगर ध्यान से देखें, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता जाता हूं तो मुझे इस पे नेट फोर्स मिला, अंदर की तरफ कितना है, अगले वाले पे अंदर कितना है, एक और अगर एलिमेंट कंसीडर करूंगा कहीं पे भी तो उसके ऊपर भी नेट फोर्स कुछ अंदर की तरफ लगा होगा। ऐसे जितने एलिमेंटल मासेस होंगे सबके ऊपर नेट फोर्स जो लगा होगा अंदर की तरफ वो मेरे पास आ जाएगा।
और उन सबके ऊपर जो नेट फोर्स एक्सर्ट किया होगा वो किसने किया होगा, इस एंड ऑफ द क्लोज्ड ट्यूब, इस क्लोज ट्यूब ने वो फोर्स एक्सर्ट किया होगा। तो मैं सभी पार्ट्स के ऊपर, सभी डीएम एलिमेंट्स के ऊपर अलग 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 नेट फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूं और उन सबका नेट सम कर लेता हूं। नेट सम करना कंटीन्यूअस सिस्टम में, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना। तो मैंने कंटीन्यूअस सम के लिए इंटीग्रेशन किया, सम कर लिया, तो सबके ऊपर नेट फोर्स आया। अंदर की तरफ नेट फोर्स की वैल्यू जो भी आएगी वही इस एंड ने इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाया होगा। एडिशन करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि सबके लिए ऐड करना है। ऐड करने का मतलब 0 से लेकर L लेंथ तक जितने एलिमेंट होंगे सबको ऐड कर देना है। इसका मतलब लिमिट हमारी कहां से हुई, x के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 0 से लेकर L तक। और ऐड करने पर जो नेट सम आएगा वो मेरा टोटल फोर्स आएगा। इनिशियली बिल्कुल 0 लेंथ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा और एंड तक आते आते सम होते होते दिस बिकम्स कंप्लीट टोटल F। तो सबको ऐड कर लिया तो नेट वैल्यू आ गई मेरे पास F माइनस 0, क्योंकि df का इंटीग्रेशन F, या फिर हम पहले F कंसीडर करते हैं 0 से लेकर F, m/l कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें 0 से लेकर L तक है। तो दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 m/l इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर L तक, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यूज पुट करते हैं तो f माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू m/l ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। फाइनली अगर वैल्यू देखेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास आ रही है, L से एक L भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 m/l ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स जो लिक्विड ने या लिक्विड पर ट्यूब के एंड ने एक्सर्ट किया होगा, और इतना ही फोर्स लिक्विड ने ट्यूब पर भी एक्सर्ट किया होगा, जो कि हमें निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड, यानी कि लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया, जितना एंड ने लिक्विड पे लगाया, तो यही वो वैल्यू ऑफ फोर्स होगी। लिख लें और ध्यान से समझें।